नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं WIPO के बारे में। व्हाट इज़ वीपो? WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या इसकी मेजर एक्टिविटीज़ हैं, कैसे बना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, WIPO के बारे में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है क्योंकि एक तरह से पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, एक तरह से एडमिनिस्टर करता है, वो है WIPO। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा, आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ज़रूर मिलेगा और जो भी पूछा जाएगा वो आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज़ वीपो? वीपो है क्या? ओरिजिन ऑफ वीपो, वीपो की शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या फीचर्स हैं और इसके क्या एक्टिविटीज़ हैं, और इससे रिलेटेड और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सब कुछ हम लोग आज की इस क्लास में कवर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, उनमें से एक है WIPO। उन्हीं में से एक है, ये आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, इसी में से एक है आपका WIPO। यूनाइटेड नेशंस की अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो टोटल 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, ठीक है, 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़, उसी में से एक है WIPO। WIPO बना कब है, अभी सिर्फ शॉर्ट में समझिए, आगे हम पूरा डिटेल में समझाएंगे। WIPO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके मेंबर हैं दोस्तों 194। कितने मेंबर्स हैं? 194, क्योंकि अभी 2025 में एक और कंट्री इसका नया मेंबर बना है। और इसकी जो बना है, ये कब बना है? 14 जुलाई 1967। ये कैसे बना है ये भी हम आपको बताएंगे, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, पूरा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अभी आप समझ लीजिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कब बना है? 14 जुलाई 1967। दूसरा, आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तीसरा, इसके आज की डेट में मेंबर्स कितने हैं? 194। और चौथा, इसका हेड या इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? मिस्टर डेरेन टेंग, सिंगापुर के हैं ये मिस्टर डेरेन टेंग। ये 2020 में अपॉइंट हुए थे, लेकिन 12 फरवरी 2026 को इनको दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया एज आ डायरेक्टर जनरल ऑफ WIPO। 12 फरवरी 2026 को इनको सेकेंड टर्म दिया गया, और जब ये 2020 में अपॉइंट हुए थे तब ये 5th डायरेक्टर जनरल थे, DG थे WIPO के। लेकिन 12 फरवरी 2026 को इनको दोबारा से नॉमिनेट किया गया, दोबारा से अपॉइंट किया गया सेकेंड टर्म के लिए, मतलब इनको दूसरा टर्म भी दे दिया गया, और 12 फरवरी 2026 को इनको एज अ डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कितने इसके मेंबर्स हैं, कौन सा नया मेंबर बना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो इज वन ऑफ द 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। WIPO currently has 194 member states. 190 of the UN members as well as the Holy See, New and the Cook Islands are the members of WIPO. Non-members are the states of Palau, South Sudan. ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है, 19 जून 2025 को द फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया ज्वाइंस। अब ये माइक्रोनेशिया क्या है? माइक्रोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है, आपका रीजन है ओशियनिया, ठीक है, ओशियनिया बोलते हैं, ओशियनिया। इसमें आपका एक रीजन है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोनेशिया। अगर हम आपको थोड़ा सा और आसान लैंग्वेज में समझाएं तो आप इसको ये समझिए, ये जो ओशनेशिया जिसे हम बोलते हैं, ये बेसिकली है क्या? ये एक आपका जोग्राफिकल एक एरिया है, ठीक है ना, और उस एरिया को बेसिकली 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, या डिवाइड किया गया है। उन चारों में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? एक आपका माइक्रोनेशिया आ जाता है, एक आपका मेलानेशिया आ जाता है, एक आपका पॉलिनेशिया आ जाता है, एक आपका ऑस्ट्रेलेशिया आ जाता है। तो वो बड़ा सा एक रीजन है, उसके अंडर में ये अलग अलग 4 जो है, ये पूरे हमारे क्या बोलते हैं, जोग्राफिकल रीजन आते हैं। उनको अलग अलग, उनका अलग अलग नाम दिया गया। तो ये हमें इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए। आज की डेट में WIPO के टोटल 194 मेंबर्स हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है लेटेस्ट या रिसेंट जो है इसका नया मेंबर कौन बना है, तो आपको पता होना चाहिए 19 जून 2025 को माइक्रोनेशिया, ये एक आइलैंड कंट्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस रीजन में, ओशनिया रीजन में आपका एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री। कहीं कहीं इसको रीजन भी बोला जाता है, कहीं कहीं कंट्री भी बोला जाता है। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, माइक्रोनेशिया, ये इसका लेटेस्ट इसका मेंबर है,
जो नया अभी जिसने ज्वाइन किया है 2025 में। तो टोटल आज की डेट में इसके कितने मेंबर्स हो गए हैं, 194 मेंबर्स हो गए हैं WIPO के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं ओरिजिन ऑफ WIPO, इसकी आखिरकार शुरुआत कैसे हुई, इसकी नींव कैसे रखी गई, ये सब हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस, द पेरिस कन्वेंशन 1883, पेरिस कन्वेंशन क्यों हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए, एंड द बर्न कन्वेंशन 1886 ऑन प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। पेरिस कन्वेंशन आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए हुआ था, और जो आपका कॉपीराइट था उसके लिए आपका बर्न कन्वेंशन हुआ था। दीज लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर द क्रिएशन ऑफ WIPO, मतलब कि इन्होंने एक तरह से नींव रखी WIPO की। ये जो दो हमारे जो कन्वेंशन हुए थे, इन्होंने हमारा बेसिकली इसी की WIPO की इन्होंने नींव रखी। ठीक, कौन कौन से, अगर आपसे पूछा जाता है WIPO की नींव किसने रखी, तो कौन से दो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन थे, नंबर 1 पेरिस कन्वेंशन, नंबर 2 बर्न कन्वेंशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इन दोनों जो आपके जो ये कन्वेंशन है, इन्होंने बेसिकली इंटरनेशनल IP प्रोटेक्शन सिस्टम की नींव रखी, इंटरनेशनल IP प्रोटेक्शन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द टू ब्यूरो combined in 1893 to form the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property, यानी कि बिरपी। अब आप पूछेंगे बिरपी क्या है, बिरपी का गठन कब हुआ, ये बना कब है, 1893 में। अब ये बिरपी है क्या, 1893 में इन्हीं दोनों कन्वेंशन ने क्या किया, इन दोनों कन्वेंशन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसका नाम दे दिया इन्होंने बिरपी। अब इसका काम क्या था, इसका काम बेसिकली बिरपी का क्या काम था, बेसिकली बिरपी का यह काम था कि पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन इन दोनों को एक तरह से एडमिनिस्टर करना था। ठीक है, फॉलोइंग अ कन्वेंशन इन 1967 द वीपो कन्वेंशन फॉर एस्टैब्लिशिंग एन इंटरनेशनल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IP इश्यूज, यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो वॉज रिप्लेस्ड बाय WIPO इन 1970। अब यहाँ पर बात आती है कि WIPO ये कैसे बना। ठीक है, इसको रिप्लेस किया WIPO ने 1970 में, लेकिन ये बना कैसे। देखिए दोस्तों, 1967 में कई सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक ट्रीटी साइन करी। 1967 में कई सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक ट्रीटी साइन करी। उन्होंने बोला, उस ट्रीटी का उन्होंने नाम दिया वीपो कन्वेंशन। क्या नाम दिया, वीपो कन्वेंशन। 1967 में, ध्यान रखिएगा, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीपो कन्वेंशन, इन्होंने ये पूरी ट्रीटीज़ बनाई, उसका नाम दिया वीपो कन्वेंशन, और इसी ट्रीटी के जरिए, इसी कन्वेंशन के जरिए WIPO की स्थापना की गई। इसी कन्वेंशन के जरिए WIPO की स्थापना करी गई। तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि WIPO बनाने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था 1967 में, जिसे बोला गया WIPO कन्वेंशन। आई होप आपको अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एकदम क्लियर है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी, उसने 1974 में जो है इसको इंक्लूड कर दिया WIPO को। मतलब WIPO ने यूनाइटेड नेशन ने WIPO को 1974 में अपना क्या बना लिया, क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी। और ये जो है एज ऑफ जून 2023, इसको आप कर दीजिए 2025, WIPO हैज़ 194 मेंबर्स। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं एज ऑफ मार्च 2026, मार्च 2026 तक WIPO के 194 मेंबर्स हैं। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई। बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा घबराने वाला नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं एक और टाइमलाइन में आगे आपको पूरा डिटेल में समझा सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, आपको सबको पता है, 1883 में हमारा क्या बना दोस्तों, पेरिस कन्वेंशन। ठीक है, पेरिस कन्वेंशन हुआ, एग्रीमेंट, कन्वेंशन मतलब एग्रीमेंट, पेरिस कन्वेंशन हुआ। ये सब क्यों हो रहे थे, ये सब इसलिए हो रहे थे ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या बोल सकते हैं, बढ़ावा देने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए, उसको इंटरनेशनली प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है, 1883 में ये हुआ। फिर 1886 में आपका क्या हुआ, बर्न कन्वेंशन हुआ। क्या हुआ, बर्न कन्वेंशन। उसके बाद आप सबको पता है कि आपका 1891 में मैड्रिड एग्रीमेंट हुआ था, मैड्रिड एग्रीमेंट। ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके बाद 1893 में बिरपी बना, और ये बिरपी क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले डिटेल में बता चुका हूँ। मतलब कि ये सारे जो भी एग्रीमेंट्स थे, कन्वेंशन थे, इनको एडमिनिस्टर करने के लिए एक और इनके ऊपर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, बिरपी, जो कि जिसका मेन काम था इनको सबको क्या करना था, एडमिनिस्टर करना था। उसके बाद कई सारे कंट्रीज़ को लगा कि अब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पूरे विश्व में
एडमिनिस्टर करे। तो उसके लिए उन्होंने, इन सारी कंट्रीज़ ने 1967 में एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट को नाम दिया वीपो कन्वेंशन। क्या नाम दिया? वीपो कन्वेंशन। और यही नींव बना किसका? वीपो ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब कि 1967 में ये कन्वेंशन हुआ। और ये किसके लिए कन्वेंशन हुआ? वीपो की नींव यहीं से पड़ गई थी। ये कन्वेंशन हुआ कि हमें वीपो बनाना है। उसके बाद 1970 में जो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन था बिरपी, इसको रिप्लेस किया गया WIPO से। इसको रिप्लेस किया गया WIPO से, यानी कि क्या बन गया? WIPO। और 1974 में आपका UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी में शामिल हो गया WIPO। अब आप बोलेंगे WIPO 1970 में रिप्लेस हुआ है, लेकिन हमने तो पढ़ा कि ये तो जुलाई 1967 में बना है, 14 जुलाई 1967। ये आप देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, WIPO कन्वेंशन ही WIPO की नींव था। इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि 14 जुलाई 1967 को WIPO की स्थापना हुई है। यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी, जैसे ईयर वगैरह हो गया, उसका एब्रीविएशन हो गया, और कौन इसका डायरेक्टर जनरल है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, और क्या क्या इसके फीचर्स वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। अब सिर्फ 2 ही पॉइंट बचे हैं। एक है आपका फीचर्स ऑफ WIPO के क्या फीचर्स हैं, और दूसरा है मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ WIPO, मतलब क्या काम है। तो फीचर्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है IP राइट्स जो हैं इनको प्रमोट करता है, इनको स्ट्रेंथन करता है, मतलब मजबूत करता है। WIPO वर्क्स फॉर प्रमोटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग IP राइट्स एज वेल एज दियर यूज एंड इन्फोर्समेंट। ठीक है। WIPO इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ 26 इंटरनेशनल IP ट्रीटीज़। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, बहुत जल्द हम आपको पढ़ाएंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में, तब वहाँ पर ये आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बहुत मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन से। तो जब हम लोग वो पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ आप ये समझिए WIPO टोटल 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एडमिनिस्टर करता है, जिसमें कि आपका WIPO कन्वेंशन भी है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि इंडिया जो है, इंडिया ने यानी कि हमारे देश ने, हमारी कंट्री ने, भारत ने टोटल 16 ऐसे कन्वेंशन पर, 16 ट्रीटीज़ पर साइन करके रखा हुआ है, मतलब समझौता किया हुआ है। मतलब कि उसके रूल्स, रेगुलेशंस और नॉर्म्स वगैरह, कंप्लायंस वगैरह, उसको सबको वो फॉलो करेंगे। टोटल 16 ट्रीटीज़ पर आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक तरह से इंटरनेशनल IP ट्रीटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन भी यही करता है, कौन? WIPO। तो 2 पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट क्या है? IP राइट्स को प्रमोट करता है, उसको मजबूत करता है। दूसरा, जो IP की जो भी हमारी जो ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, उनको एडमिनिस्टर करता है, ठीक। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है WIPO ऑल्सो सर्व्स एज मीडियम फॉर इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन ऑन न्यू लीगल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब मान लीजिए अगर किसी भी वीपो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच मान लीजिए IP से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट्स होता है, या कोई मान लीजिए कोई वो आपका क्या बोलते हैं, कोई कानून वगैरह बनते हैं, तो ये बीच में उनके मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब कि एक तरह से उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? WIPO प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ इंटरनेशनल रूल्स विच बैलेंसेस द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु प्रोड्यूस एंड कंज्यूम द फ्रूट्स ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। मतलब कि बेसिकली इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बीच में बैलेंस बनाने का जो काम करता है, ये WIPO ही करता है, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वेंशन करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, और कुछ लोग उनका यूज़ करते हैं, तो उनके बीच में जो है ये क्या करता है? बैलेंस बना के रखता है, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये है फीचर्स ऑफ WIPO। सिंपल है। ये देखिए, ये बताना जरूरी, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा कि WIPO के फीचर्स लिखिए, या आपको जो है शॉर्ट में या लॉन्ग में आंसर लिखना, नहीं। हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए WIPO ऑर्गेनाइजेशन है क्या, काम क्या करता है, एटलीस्ट हमें ये पता तो होना चाहिए, ठीक। यही जो फीचर्स हैं, यही आगे इसकी मेजर एक्टिविटीज़ बन जाते हैं। देखिए, लीगल निगोशिएशंस एंड पॉलिसी डिस्कशंस, बहुत इंपॉर्टेंट। WIPO क्या करता है? अपने जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको सबको एक तरह से समझिए प्लेटफॉर्म देता है, जहां पर आपके इंटरनेशनल लेवल पे जो है पॉलिसी का डिस्कशन किया जा सके, लीगल निगोशिएशन किया जा सके, और भी एग्रीमेंट्स किए जा सकें। तो बेसिकली मेजर एक्टिविटीज़ WIPO की यही है, इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है,
ठीक है, अपनी मेंबर कंट्रीज़ को, जहाँ पर आप ये सब सारी चीज़ें निगोशिएशन वगैरह, पॉलिसी डिस्कशन वगैरह, ये सब कुछ आप कर सकते हैं आईपी से रिलेटेड। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल आईपी ट्रीटीज, जो हम आपको अभी पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। मतलब क्या है? WIPO सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर स्टेट्स। ये क्या करता है? जितनी भी इनकी मेंबर कंट्रीज हैं, इनको सबको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ये आपको पता है कि ये 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एडमिनिस्टर करता है, और उससे रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं, ये भी सारी चीज़ें कौन देखता है? WIPO। ठीक। नंबर थर्ड, इंटरनेशनल आईपी फाइलिंग एंड एग्जामिनेशन सर्विसेज। मतलब कि इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसको करता है? जो आपकी कंपनीज हो जाएंगी, आपके इन्वेंटर्स हो जाएंगे, या आईपी राइट्स होल्डर्स हो जाएंगे। और इनको क्या करता है कि इनको पूरा का पूरा एक तरह से सर्विसेज या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ की आप आईपी का अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईपी इंफॉर्मेशन एडवाइजरी और ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब क्या करता है? पूरे जितने भी वर्ल्ड में जो भी WIPO के मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनको आईपी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, या इंपॉर्टेंट एडवाइजरी मतलब कि इंपॉर्टेंट आपको सलाह देता है, या ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, WIPO प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज थ्रू अ सीरीज ऑफ ग्लोबल डेटाबेसेस ऑफ पेटेंट डॉक्यूमेंट्स, पेटेंट स्कोप जिसे बोला जाता है, ब्रांड्स, ग्लोबल ब्रांड्स डेटाबेस, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, हेग एक्सप्रेस डेटाबेस एंड लॉज एंड ट्रीटीज, WIPO लेक्स, एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक रिसर्च ऑन आईपी एंड इनोवेशन। मतलब ग्लोबल डेटाबेस ये जो है बेसिकली प्रोवाइड कराता है। जैसे पेटेंट से रिलेटेड है तो पेटेंट स्कोप, ट्रेडमार्क या ब्रांड से रिलेटेड है तो वो ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस बोलते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड आपको सबको पता है, हेग आपका एग्रीमेंट हुआ था डिजाइन से रिलेटेड, तो उसके लिए जो है डेटाबेस है वो हेग एक्सप्रेस डेटाबेस है, जो उसका डेटाबेस प्रोवाइड कराता है बेसिकली इंडस्ट्रियल डिजाइन का। और वीपो लेक्स आईपी लॉज और जो ट्रीटीज वगैरह हैं, उनका पूरा का पूरा डेटाबेस आपको ये प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा आईपी स्टैटिस्टिक्स और इनोवेशन पर भी इकोनॉमिक रिसर्च जो है ये पब्लिश करता है। ठीक है, ये मेजर एक्टिविटीज़ थी WIPO की। तो बस इतना सा ही चैप्टर था, बताना आपको ज़रूरी था, पढ़ाना ज़रूरी था, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट पार्ट जब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रीटीज़, तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि WIPO है क्या, WIPO काम क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को दी एंड करते हैं। अब हमारे सिर्फ 2 चैप्टर बच रहे हैं। कौन कौन से? इंटरनेशनल ट्रीटीज़, और उसके अलावा आपका बचता है नेशनल IPR पॉलिसी। वो भी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, मेन चैप्टर आपका इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चैप्टर जो बच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है इंटरनेशनल ट्रीटीज़। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।